वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं अध्याय 6 जैव परक्रम। लास्ट वीडियो में हमने किया था बच्चों पोषण के बारे में, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा पौधों में पोषण। अगर हम बात करें पौधों में पोषण की तो हम क्या कहेंगे? पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो हम कहेंगे जो पौधों में पोषण है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। अगर मैं कहूं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो हरे रंग के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जल को लेकर चलते हैं, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति में, और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। तो वो क्या बना देते हैं यहां पर? कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बना देते हैं। अब ग्लूकोज को हम कैसे दिखाएंगे? इस रासायनिक सूत्र के द्वारा। साथ में क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन और कुछ जल के कण और ऊर्जा। जो ये सारी अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जैसा अभी मैंने आपको इसको परिभाषित किया। अब हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी कि जो ग्लूकोज बनता है उसको पौधे तुरंत प्रयोग में नहीं लाते। उसको क्या करते हैं? वो मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं। और जब आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, तो आवश्यकता अनुसार उसको क्या करते हैं? वो प्रयोग में लाते हैं। या यहाँ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पौधों में भोजन को किस रूप में संचित किया जाता है? तो किस रूप में संचित किया जाता है? स्टार्च के रूप में। हमारे शरीर में भी यानी कि मानव शरीर के अंदर भी भोजन को स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है, लेकिन वो किसके रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है? जो क्लोरोफिल है उसको कौन करता है? पौधे के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करता है? जो प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट को हम कैसे देख सकते हैं? किसी भी एक हरे पत्ते को लें, उसकी अनुप्रस्थ काट को देखें सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो हमें क्या नजर आएंगे? छोटे छोटे से हरे रंग के बिंदु नजर आएंगे। जो वो छोटे छोटे हरे रंग के बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और उन्हीं के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? क्लोरोफिल की। और अगर हमसे कोई पूछता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का एक्चुअल प्लेस कहाँ है, यानी कि कहाँ पर होता है, पौधे के किस हिस्से में होता है, तो हमारा आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोल सकते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो सबसे पहले इस तरह से एक मोमी परत होती है जिसको हम नाम क्या देते हैं? क्यूटिकल की परत। उसके नीचे इस तरह से आपके पास कुछ कोशिकाएं होती हैं। इनकी शेप को ध्यान से देखोगे बेटा कि थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से घुमावदार कर्व करके बनाया गया है इनको, इस तरह से। और इनके बीच में भी फिर इसी शेप का क्या होता है? कोशिकाएं। ये जो आपके पास है ये तो पहले हमने बताई मोमी क्यूटिकल होगी। दूसरा जो आपके पास है ये क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा है जिसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी लेयर आएगी जिसको हम नाम क्या देंगे? पैलिसेड लेयर। इस तरह से उसकी सेल होती हैं। और इन सेल के अंदर क्या होता है? आपके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और वो हमें कैसे नजर आता है? इस तरह से छोटे छोटे हरे रंग के बिंदुओं के रूप में।
तीसरी फिर आपके पास इसमें जो लेयर आती है उसमें कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इस तरह से आकार में, और इसको नाम क्या दिया जाता है? स्पॉन्जी लेयर। और इसमें बीच बीच में खाली जगह होती है जिनका नाम क्या होता है? वायु स्पेस, यानी कि आप बोल सकते हो वायु कोश होंगे, एयर स्पेसेस होंगे। इन स्पंजी परत के अंदर भी, कोशिकाओं के अंदर भी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। फिर नीचे जैसे आपने ऊपरी बाह्य त्वचा बनाई थी, तो अब नीचे क्या आ जाएगी? निचली बाह्य त्वचा। और उस निचली बाह्य त्वचा के अंदर आपके पास क्या होंगे? छोटे छोटे छेद होंगे जिनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा। तो जो आपके पास ये अलग सी आकृति में मैंने यहाँ पर कोशिकाएं दिखाई, वो क्या है आपके पास? स्टोमेटा या फिर रंध्र। यानी कि ये तो इसकी क्या है? गार्ड सेल, रक्षी कोशिकाएं। और जो बीच वाला ये छेद है, हिस्सा है, इसको हम नाम क्या देते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। एक और ध्यान रखना है बेटा, जो ऊपरी बाह्य त्वचा है इसको हम नाम क्या दे सकते हैं? अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे वाला है उसका नाम क्या रख सकते हैं? लोअर एपिडर्मिस। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ जाएगा? एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का, जिसके अंदर हमने किसको दर्शाया है? क्लोरोप्लास्ट को। और क्यों दिखाया? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम टॉपिक क्या कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहली घटना हमने बताई कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित। और फिर हमने बताया कि क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फिर हमने क्या किया? स्ट्रक्चर। अब दूसरा जो वहां पर घटना होगी, वो दूसरी घटना क्या होगी? जो हमने प्रकाश ऊर्जा यहां अवशोषित की, उसमें उसको किस में बदल देना? रासायनिक ऊर्जा के अंदर। अब जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, तो हमारे पास क्या बन रहा था? एक रासायनिक पदार्थ बना था जिसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो जो प्रकाश की ऊर्जा है वो किसके रूप में संचित हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तीसरा हमारे पास यहाँ पर चरण क्या होता है कि जो जल के अणु होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। अगर अब मैं यहां आपसे पूछूं कि जो ये जल है, जल पौधा कैसे प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर। और नीचे धरती में क्या होता है? भूमिगत जल। तो उन जड़ों की सहायता से वो भूमिगत जल को प्राप्त करता है। और फिर लास्ट में हमारे पास इसका चौथा चरण क्या आएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्राप्त की, पौधे ने प्राप्त की, उसको किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयित कर देना। अगर अब मैं आपसे पूछूं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे प्राप्त होती है? पौधे इसको कैसे प्राप्त करते हैं? अभी मैंने आपको दिखाया था, जो निचली आपके पास एपिडर्मिस थी, उस परत में इस प्रकार के क्या थे आपके पास? रंध्रक बने हुए थे। रंध्र जो होते हैं आपके पास, यानी कि स्टोमेटा, वो किस में हेल्प करते हैं? गैस के आदान प्रदान में, पौधे के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं? जो रंध्र हैं वो छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जो पत्ती की निचली सतह पर ज्यादातर मिलते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? गैसों के आदान प्रदान में। एक और हमें बात ध्यान रखनी है कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो सिर्फ इन स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा नहीं होता। जो पेड़ के अंदर तने हैं, जड़ें हैं और पत्तियां हैं, उनकी सतह भी किस में हेल्प करती है? गैसों के आदान प्रदान में। एक और जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इनकी एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में जल की हानि करते हैं। इसका मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होगा, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, तो पौधे इन रंध्रों को क्या करते हैं? खोल देते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उस टाइम क्या करेंगे? ये इन रंध्रों को बंद कर देते हैं, ताकि जो पानी वहां पर, जिस पानी की हानि हो रही है, उस पानी की हानि ना हो। अब जो ये रंध्रों का खुलना या बंद होना है, उसको कौन करता है? ये रक्षी कोशिकाएं। ये दोनों आपके पास क्या हैं? रक्षी कोशिकाएं। इन रक्षी कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं, मींस गार्ड सेल भी कहते हैं।
अब जब इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में जल होता है तो ये फूल जाती हैं, और फूलने के बाद ये क्या करती हैं, जो रंध्र है स्टोमेटा उसको खोल देती हैं। लेकिन जब इनके अंदर जल नहीं होता तो ये सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ के चिपक जाती हैं, और जो इनके बीच का ये छिद्र है यानी कि जो रंध्र है स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है, रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि रंध्र अगर हमेशा खुले रहते हैं कि तो बहुत ज्यादा जल की हानि होती है, इसीलिए ये तभी खुलते हैं जब पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यकता होती है। ना तो ये रंध्र कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। इनको बंद या खोलना किसके द्वारा करते हैं, द्वार कोशिकाओं या रक्षी कोशिकाओं के द्वारा। जब इन द्वार कोशिकाओं में जल होता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र जो छेद होता है वो खुल जाता है। लेकिन जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं यानी कि इनके अंदर जब पानी नहीं होता तो जो ये रंध्र है उसका छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बच्चों हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो ये घटनाएं हुई हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, हमने इनको 4 चरणों में किया। जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों चरण एक के बाद दूसरा हो, यानी कि तत्काल हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मरुदभिद का पौधा है। मरुदभिद पौधे कौन से होते हैं, वो पौधे जो मरु के अंदर, मरु मीन्स शुष्क जगह पर पाए जाते हैं, मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, अकेशिया का पौधा है। ये सारे कौन से पौधे आते हैं, मरुदभिद के पौधे, यानी कि जो ड्राई प्लेसेस पर आपको मिलते हैं, शुष्क जगह पर मिलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, रात्रि के अंदर तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और एक बीज का उत्पाद बनाकर छोड़ देते हैं। दिन में क्या होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उनका अंतिम उत्पाद बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये चारों घटनाएं एक साथ तत्काल एक के बाद एक हों। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और किस किस चीज की हमें आवश्यकता है। जैसे अभी हमने इस वीडियो में किया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इन सब की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर इनमें से कोई एक ना हो तो क्या तब भी पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे या नहीं करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।